लास्ट लेक्चर में हमने रिजल्ट ये प्रूव किया था कि अगर किसी सीक्वेंस की हर टर्म पॉजिटिव हो और उसकी मदद से आप एक नई सीक्वेंस बनाएं और उसकी लिमिट का आंसर 1 से लेस आए तो फिर गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। और आज हम ये प्रूव करने लगे हैं कि अगर नई सीक्वेंस xn+1/xn की लिमिट का आंसर 1 से बड़ा आए तो फिर सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगी और फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये भी देखेंगे कि अगर इस लिमिट का आंसर 1 आ जाए तो फिर क्या रिज़ल्ट हो सकता है, क्या फिर सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो सकती है, क्या डाइवर्जेंट हो सकती है, या हम कुछ भी नहीं कह सकते। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे सामने थ्योरम है। इस थ्योरम को ओवरऑल हम रेशो टेस्ट कहते हैं, रेशो टेस्ट फॉर सीक्वेंसेस। आप एक रेशो टेस्ट का अक्सर इस्तेमाल करते रहे होंगे सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए। ये उस जैसा ही है, लेकिन ये सीक्वेंसेस की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए है। क्या है, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है और पॉजिटिव नंबर्स की सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में ज़ीरो या नेगेटिव नंबर्स नहीं है और हमने एक नई सीक्वेंस बनाई xn+1/xn और उसकी लिमिट सॉल्व की और आंसर L आ गया और ये आंसर एग्जिस्ट कर रहा है। इस वक्त मेरा कहने का मकसद ये है कि ये आंसर इन्फिनिटी नहीं है। तो शो करना है कि अगर ये आंसर L 1 से छोटा होगा तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी और 0 को कन्वर्ज करेगी। अगर ये आंसर 1 से बड़ा होगा तो सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगी। और अगर ये आंसर L 1 होगा तो हम कोई कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकेंगे। और कोई कंक्लूजन ड्रा ना करने का मतलब ये है कि हमें ऐसी सीक्वेंसेस भी मिल जाएंगी जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, आंसर 1 आ रहा हो और वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। और ऐसी एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी जिसमें इस सीक्वेंस की लिमिट का आंसर L 1 आ रहा हो और वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो। डाइवर्जेंट वाली एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी और कन्वर्जेंट वाली एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसका प्रूफ तो आज हम नहीं करेंगे, प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। पेपर में आएगा तो आप वही प्रूफ यहाँ पर लिख देंगे जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में किया था। आज हम प्रूफ करने लगे हैं अगर L जो है हमारे पास 1 से बड़ा हो और हमने प्रूव ये करना है कि सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि सीक्वेंस डाइवर्जेंट है? सीक्वेंस को डाइवर्जेंट हमने पहले भी प्रूफ किया था। हमने ये थ्योरम प्रूफ किया हुआ है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होती है। इस थ्योरम का जो कंट्रा पॉजिटिव बनता है वो ये बनता है कि हर अनबाउंडेड सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट होती है। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, ये हमने लेक्चर नंबर 31 में प्रूफ किया था। आप वहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसका कंट्रा पॉजिटिव है कि हर अनबाउंडेड सीक्वेंस डाइवर्जेंट होती है। मैंने इस सीक्वेंस xn को प्रूव इस वक्त ये करना है सेकंड पार्ट में कि डाइवर्जेंट है और मैं इस बात की मदद से डाइवर्जेंट प्रूव करूँगा कि ये जो सीक्वेंस है वो अनबाउंडेड है। अब अनबाउंडेड सीक्वेंस कैसी होती है उसके लिए याद कर लेते हैं बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन। एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स को हम बाउंडेड कहते हैं अगर आपको 2 रियल नंबर मिल जाएं कि सीक्वेंस की हर टर्म एक नंबर से स्मॉल m से ग्रेटर और इक्वल और से एक नंबर कैपिटल M से लेसर इक्वल हो, फिर हम सीक्वेंस को कहते हैं वो बाउंडेड है। सीक्वेंस की हर टर्म किसी एक नंबर से ग्रेटर और इक्वल और किसी एक नंबर से लेसर इक्वल हो। या दूसरा अंदाज भी होता है इसको कहने का कि सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस किसी एक पॉजिटिव नंबर से लेस हो तो सीक्वेंस बाउंडेड होगी। लेकिन हम यहाँ प्रूव ये करना चाहेंगे कि सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड के लिए हम कहते हैं कि आपको एक नंबर m मिलेगा कि सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस m से लेसर इक्वल होगा। बाउंडेड ना प्रूव करने के लिए आपने प्रूव ये करना होगा कि हर पॉजिटिव m के लिए, क्या प्रूव करना होगा कि हर पॉजिटिव m के लिए सीक्वेंस की हर टर्म नहीं लेस होगी बल्कि सीक्वेंस की कोई एक टर्म आपको मिल जाएगी जो ना तो m से लेस होगी ना इक्वल होगी बल्कि m से ग्रेटर होगी। हमने डिसाइड ये किया है कि हम इस सीक्वेंस को इस वक्त डाइवर्जेंट प्रूफ करना चाहते हैं और डाइवर्जेंट प्रूफ करने के लिए हम प्रूव ये करेंगे कि ये सीक्वेंस
अनबाउंडेड है, और अनबाउंडेड प्रूफ करने के लिए हम हर पॉजिटिव रियल नंबर m के लिए सीक्वेंस की कम से कम एक टर्म ऐसी ढूंढ कर देंगे जिस टर्म का मॉडुलस m से ग्रेटर हो, और अगर टर्म्स सारी पॉजिटिव ही हैं तो सिंपली टर्म m से ग्रेटर हो। तो ये काम हम करने जा रहे हैं, और इस्तेमाल हमने इस चीज़ का करना है कि हमारे पास जो लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn + 1/xn, इसका आंसर l है, यानी ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ज़रा याद कर लेते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन ये है कि एक सीक्वेंस इन R को आप कन्वर्जेंट कहते हैं, और कहते ये हैं कि वो x को कन्वर्ज कर रही है अगर हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर मिल जाए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ, यानी सीक्वेंस की टर्म xn माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो, तब भी सीक्वेंस की टर्म का नंबर आप n0 या उससे ग्रेटर लें। हर एप्सिलॉन के लिए ऐसा नेचुरल नंबर n0 मिल जाए। यहाँ पर इस वक्त हमारे पास जो सीक्वेंस xn + 1/xn है, ये कन्वर्जेंट है, और ये कन्वर्ज कर रही है नंबर l को। मैं एक एप्सिलॉन लेने लगा हूँ, एक ख़ास एप्सिलॉन जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। वो एप्सिलॉन क्या ले रहे हैं, हमारे पास जो नंबर l है वो 1 से बड़ा नंबर है। हम एक नंबर r चूज़ कर रहे हैं 1 और l के दरमियान। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 1 भी एक रियल नंबर है, l भी एक रियल नंबर है। दो रियल नंबर्स के दरमियान हमारे पास इन्फिनिट रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। हमने एक रियल नंबर r ले लिया है, और एप्सिलॉन हमने लिया है l - r। ये पॉजिटिव नंबर है। हमारी जो सीक्वेंस xn + 1/xn है वो कन्वर्जेंट है। चूँकि ये कन्वर्जेंट है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इस एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा। उस नेचुरल नंबर का नाम हमने n0 रख लिया है। किस कंडीशन के तहत मिलेगा कि xn + 1/xn माइनस किसको कन्वर्ट कर रही है, l को। माइनस l का जो मॉडुलस है वो लेस देन होगा एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन हमारे पास l - r है। इस इनइक्वालिटी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं माइनस टाइम्स l - r लेस देन है xn + 1/xn माइनस l से, और ये लेस है l - r से। किस रिज़ल्ट का इस्तेमाल किया है हमने? इस रिज़ल्ट का इस्तेमाल किया है कि हमारे पास जो x का मॉडुलस है वो लेस देन a होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ x हमारे पास -a और a के दरमियान हो। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए मैंने इस इनइक्वालिटी को बगैर मॉडुलस के लिख लिया है, और मैं इस इनइक्वालिटी का लेफ़्ट वाला पार्ट जो है उसे इस्तेमाल करने लगा हूँ। -l + r लेस है xn + 1/xn माइनस l से, और ये रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है उन तमाम n के लिए जो n0 से ग्रेटर और इक्वल हैं। इसमें l दोनों साइड्स पर कैंसिल हो जाएगा। xn को लेफ़्ट पर ले आएंगे तो हमारे पास बन जाएगा r xn लेस देन xn + 1 फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू n0। मैं चाहता क्या हूँ? मैं बेसिकली चाहता ये हूँ कि मैं सीक्वेंस की किसी टर्म xn को बड़ा बना सकूँ किसी n से। अगर मैं n से बड़ा बना सकूं तो फिर मैं कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर m लेकर n को m से बड़ा बना लूँगा विद द हेल्प ऑफ आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी, और xn को n से बड़ा बना लूँगा, यानी सीक्वेंस की टर्म xn m से बड़ी बन जाएगी। ये मैं चाहता हूँ। अगर मैंने किसी भी पॉजिटिव नंबर m के लिए सीक्वेंस की टर्म xn ढूंढ ली कि xn जो है वो m से बड़ी हुई, तो इसका मतलब होगा ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, और जो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं होती वो डाइवर्जेंट होती है। इस बात को बनाने के लिए मैं इस इनइक्वालिटी को सबसे पहले n की वैल्यू n-1 के लिए, फिर n-2 के लिए, और सो ऑन, मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ मिनिमम n की वैल्यू n0 के लिए। जब मैं इस इनइक्वालिटी को n की वैल्यू n-1 के लिए इस्तेमाल करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट बनेगा r xn-1 लेस है xn से। n-2 के लिए इस्तेमाल करूँगा तो
आर एक्स एन माइनस टू लेस है एक्स एन माइनस वन से, और एन नाट प्लस वन के लिए इस्तेमाल करूँगा तो आर एक्स एन नाट प्लस वन लेस है एक्स एन नाट प्लस टू से, और जब मैं एन नाट के लिए इस्तेमाल करूँगा तो आर एक्स एन नाट लेस है एक्स एन नाट प्लस वन से। ये जो इनक्वालिटी है कि आर एक्स एन माइनस वन लेस है एक्स एन से, इसमें अगर मैं एक्स एन माइनस वन की जगह इससे छोटा नंबर आर एक्स एन माइनस टू लिख लूँ तो आर एक्स एन माइनस टू लिखने से यहाँ आर स्क्वेयर हो जाएगा, आर स्क्वेयर एक्स एन माइनस टू लेस हो जाएगा एक्स एन से, और एक्स एन माइनस टू की जगह अगली जो इनक्वालिटी बनेगी उसमें से छोटा नंबर आर एक्स एन माइनस थ्री लिख दूँ यहाँ तो आर क्यूब एक्स एन माइनस थ्री लेस हो जाएगा एक्स एन से। इसी काम को मैं करता चला जाऊँ और लास्ट में मैं यहाँ आर एक्स एन नाट लिख दूँ तो मेरे पास इसी प्रोसेस को करते करते एक्स एन बड़ा आ जाएगा, यहाँ पर एक्स एन नाट आ जाएगा और आर की कुछ पावर आ जाएगी। कितनी पावर आ जाएगी देखें, जब एन में से माइनस वन हुआ था तो आर आया था, एन में से माइनस टू हुआ था तो आर स्क्वेयर आया था, एन में से माइनस थ्री हुआ है तो आर क्यूब आया है। जब यहाँ एन नाट बनेगा तो एन में से कितना माइनस होगा। बेसिकली एन नाट बनने के लिए ज़रूरी है कि हम एन में से माइनस करें एन माइनस एन नाट को। जब आप एन में से एन माइनस एन नाट को माइनस करेंगे तो वो एन नाट बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्स एन नाट बनेगा, एन में से आखिरी दफ़ा यहाँ पे एन माइनस एन नाट माइनस होगा तो साथ में आर की पावर एन माइनस एन नाट आएगा। इन इनक्वालिटीज़ को जब हम बार बार यूज़ करेंगे तो मेरे पास रिज़ल्ट बन जाएगा, क्या रिज़ल्ट बन जाएगा कि आर की पावर एन माइनस एन नाट इंटू एक्स एन नाट छोटा है एक्स एन से, या एक्स एन इस एक्सप्रेशन से बड़ा है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आर की पावर माइनस एन नाट को यहाँ नीचे लिख लेते हैं तो मेरे पास एक्स एन नाट ओवर आर की पावर एन नाट और ये आर एन आ गया। एक्स एन इससे ग्रेटर है। मैंने कहा मैं चाहता ये था कि एक्स एन को मैं एन से बड़ा बनाऊं किसी, और एन को मैं किसी भी एम से बड़ा बना पाऊं, तो मेरे पास एक सीक्वेंस की टर्म एक्स एन मिल जाएगी जो हर पॉजिटिव एम से बड़ी होगी। इसको बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी का। आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी याद करवा देता हूं क्या होती है। आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी आपके पास दो रियल नंबर हों, एक पॉजिटिव हो दूसरा जैसा मर्जी हो, तो पॉजिटिव रियल नंबर को आप किसी एक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके एक्स से बड़ा बना सकते हैं। आपको मिल जाएगा एक नेचुरल नंबर एन नाट के एन नाट टाइम्स वाई एक्स से बड़ा हो जाएगा। यहाँ मैं काम ये करने लगा हूँ कि मैं ले रहा हूँ कोई सा पॉजिटिव रियल नंबर m और मैं बनाना चाहता हूँ m को छोटा r पावर n एक्स एन नाट ओवर आर एन नाट से। कोई सा भी m लूँ, मैं ऐसा n ढूंढना चाहता हूँ कि m इस एक्सप्रेशन से छोटा आ जाए। अगर m इस एक्सप्रेशन से छोटा आ गया तो ये एक्सप्रेशन xn से छोटी है, m xn से छोटा आ जाएगा। ऐसा n ढूंढना चाहता हूँ कि ये वाली एक्सप्रेशन m से बड़ी हो जाए। ये इनक्वालिटी ट्रू बनाना चाहता हूँ, ऐसा n ढूंढना चाहता हूँ। कैसे ढूंढा जाए, उसके लिए मैं अगर दोनों साइड्स पर log ले लूँ तो log m मेरे पास लेस आ जाएगा, इसका log अलग लूँगा n log r बन जाएगा, प्लस इसका log लूँगा log xn नाट ओवर r की पावर n नाट। इसको इधर ले आए, log m माइनस log xn नाट ओवर r की पावर n नाट, और log r को डिवाइड कर दें, log r इज लेस देन n, या log r को उधर ही रख लें, यानी n टाइम्स log r। अगर मैं n टाइम्स log r को इससे बड़ा ले लूँ, किसी भी पॉजिटिव नंबर m को चूज़ करने के बाद n टाइम्स log r को इससे बड़ा ले लूँ, तो मेरे पास बेसिकली आर एन एक्स एन नाट ओवर r पावर n नाट m से बड़ा हो जाएगा, और इससे बड़ी है हमारे पास सीक्वेंस की टर्म xn, यानी xn m से बड़ी हो जाएगी। तो मैं n टाइम्स log r को इससे बड़ा लेने लगा हूँ।
किसकी हेल्प से? आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी की मदद से। मैं आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने लगा हूँ दो नंबर्स के ऊपर। किन किन दो नंबर्स के ऊपर? एक इस नंबर के ऊपर, इस नंबर को से x कह लें, और एक इस नंबर के ऊपर, इसको y कह लें। ये x और y दो रियल नंबर्स हैं, और मैं आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी के मुताबिक ऐसा n ढूंढ सकता हूँ कि n टाइम्स y जो है वो x से बड़ा हो जाए। तो यही काम करने लगे हैं। इसको लिख लेते हैं। हमने कोई सा पॉजिटिव रियल नंबर m ले लिया, आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं दो नंबर्स के ऊपर, log r और log m माइनस log xn नॉट ओवर r नॉट के ऊपर। यहाँ पे log r 0 से बड़ा है। क्यों log r 0 से बड़ा है? याद रहे, हमने जो नंबर r चूज किया है वो 1 से बड़ा और l से छोटा चूज किया है, और r अगर 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े नंबर्स का जो log है वो पॉजिटिव हुआ करता है। log r पॉजिटिव है, आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी के मुताबिक एक नेचुरल नंबर मिलेगा, उस नेचुरल नंबर का नाम हमने n प्राइम रख लिया है कि जब मैं n प्राइम को log r से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बड़ा हो जाएगा इस log m माइनस log xn नॉट ओवर rn नॉट से। बनाना बेसिकली क्या चाहता हूं मैं, r पावर n xn नॉट ओवर rn नॉट को m से बड़ा बनाना चाहता हूं। मैंने पहले ही कैलकुलेशंस करके ये इनक्वालिटी बनाई है। ऐसा नेचुरल नंबर n प्राइम मैंने विद द हेल्प ऑफ आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी ढूंढा है कि यकीनन ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन की जाए? एक तो ये कर लेते हैं कि log की प्रॉपर्टी से n प्राइम को log के अंदर लिख लेते हैं, और दूसरा ये कर लेते हैं कि ये माइनस वाली टर्म लेफ्ट पर ले आते हैं, प्लस की हो जाएगी। मेरे पास बन जाएगा log r की पावर n प्राइम, और ये इधर आकर प्लस की हो गई। और एक दफ़ा फिर log की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। कौन सी? log a प्लस log b जो है वो log a इंटू बी के इक्वल होता है। लेफ्ट साइड पे ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की तो log r पावर n प्राइम xn नॉट ओवर r की पावर n नॉट जो है वो log m से बड़ा आ गया। एंटी लॉग ले लें, log दोनों साइडों पर ख़त्म हो जाएगा। r पावर n प्राइम इंटू xn नॉट ओवर rn नॉट जो है वो m से बड़ा है। मैंने एक नेचुरल नंबर ऐसा ढूंढ लिया है n प्राइम के m जो है वो इस नंबर से छोटा है। m इस नंबर से छोटा है और ये नंबर xn से छोटा है, थोड़े से फ़र्क के साथ। ये कि ये हमें एक ऐसा n प्राइम मिला है जिसके लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है, और ये इनक्वालिटी, ये रिजल्ट हर n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट के लिए होल्ड कर रहा है। क्या जो हमें n प्राइम मिला है वो n नॉट से बड़ा है? अगर तो वो n प्राइम n नॉट से बड़ा है तो यहाँ पे भी n की जगह n प्राइम लिख के इनक्वालिटी होल्ड करेगी और दोनों को मिलाएंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता कि n प्राइम जो है वो n नॉट से बड़ा है या नहीं है। एक बात ये ज़रूर याद रहे कि अगर आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी एक नेचुरल नंबर n प्राइम के लिए एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ उससे बड़ा नंबर भी लिख लेंगे तो होल्ड करेगी। यानी ये रिजल्ट होल्ड करेगा हर n के लिए जो n प्राइम से ग्रेटर आर इक्वल हो। मुझे क्योंकि इन दोनों रिजल्ट्स का इस्तेमाल करना है और मुझे फ़िलहाल नहीं पता कि मेरे पास n प्राइम जो है वो n नॉट से बड़ा है या नहीं है, ऐसा करते हैं कि n प्राइम और n नॉट में से बड़ा नंबर चूज़ कर लेते हैं। उस बड़े नंबर का नाम मैंने n स्टार रख लिया है। n स्टार n प्राइम और n नॉट में से बड़ा नंबर है। इस n स्टार के लिए ये इनक्वालिटी भी होल्ड करेगी और ये इनक्वालिटी भी होल्ड करेगी। जब इस इनक्वालिटी को लिखेंगे तो हमारे पास बनेगा कि m लेस है r पावर n स्टार xn नॉट ओवर rn नॉट, और जब इसमें n स्टार लिखेंगे तो r पावर n स्टार xn नॉट ओवर r पावर n नॉट लेस देन है xn स्टार से। n स्टार हमने चूज किया है ऐसा नंबर जो n नॉट से ग्रेटर है, इससे बड़ा है, तो ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है। जो n प्राइम से बड़ा है या बराबर है तो ये इनक्वालिटी भी होल्ड कर रही है। ये दोनों इनक्वालिटीज होल्ड कर रही हैं और दोनों को मिला लें तो हमारे पास m आ गया लेस देन xn स्टार, जहाँ पे n स्टार कोई एक रियल नंबर है।
हमने कोई सा पॉजिटिव रियल नंबर m लिया था, हमने सीक्वेंस की एक टर्म xn स्टार ढूंढ दी है कि सीक्वेंस की ये टर्म इस m से बड़ी है। जब भी हम कोई पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे हमें सीक्वेंस की एक टर्म ऐसी ज़रूर मिल जाएगी जो उस नंबर से बड़ी होगी। इसका मतलब होगा कि ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है। हमारे पास जो सीक्वेंस xn है वो बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है, और अगर बाउंडेड नहीं है तो हमने कहा था वो सीक्वेंस जो बाउंडेड नहीं होती वो कन्वर्जेंट भी नहीं होती, वो डाइवर्जेंट होती है। यानी हमारे पास ये सीक्वेंस xn जो है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो हमने रिजल्ट प्रूव किया है कि अगर आप लिमिट हल करते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 ओवर xn, इसका आंसर आ जाता है L, और ये आंसर अगर 1 से बड़ा आता है तो सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट है। हमने कहा है ये आंसर एग्जिस्ट करता है, कोई रियल नंबर आता है और 1 से बड़ा आता है तो सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। नोट के तौर पे आपने याद रखना है कि अगर आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व करें xn प्लस 1 ओवर xn और हमारे पास जो है कोई फाइनाइट आंसर ना आए, इन्फिनिटी आ जाए, तब भी हमारे पास जो सीक्वेंस होगी xn वो क्या होगी, वो डाइवर्जेंट होगी। इस रिजल्ट का हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, प्रूफ किया जा सकता है, फिलहाल नहीं कर रहे, आप खुद कर लेंगे जब मैं डिफाइन करूंगा कि सीक्वेंस के इन्फिनिटी को अप्रोच करने का क्या मतलब होता है। लेकिन याद रहे फिलहाल कि अगर रेशो टेस्ट में xn प्लस 1 ओवर xn की लिमिट जो है वो इन्फिनिटी आ रही है तो तब भी सीक्वेंस xn डाइवर्जेंट होगी। और लास्ट में थ्योरम का थर्ड पार्ट, जिसमें हमने प्रूव ये करना है कि जो टेस्ट है वो फेल हो जाता है अगर लिमिट का आंसर 1 आ जाए। हम कोई कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते, और मैंने कहा इसके लिए हम 2 एग्जांपल्स लेंगे, एक ऐसी सीक्वेंस की जिसके लिए प्रॉपर्टी होल्ड करे और वो कन्वर्जेंट हो, और एक ऐसी सीक्वेंस की जिसके लिए प्रॉपर्टी होल्ड करे और वो डाइवर्जेंट हो। हम पहली एग्जांपल ले रहे हैं इस वक्त xn इज इक्वल टू n। ये सीक्वेंस आपको मालूम है अच्छी तरह से कि ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ये बाउंडेड नहीं है, और बाउंडेड नहीं है तो ये डाइवर्जेंट है। इसके लिए जो रेशो टेस्ट की कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। हमारे पास xn इज इक्वल टू n जो है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, यानी इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 ओवर xn हल करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 ओवर xn हल करने के लिए xn प्लस 1 की जगह मैंने क्या लिखा है, n की जगह n प्लस 1, यानी xn प्लस 1 n प्लस 1, और xn की जगह n, इसकी लिमिट हल करना चाहते हैं। और याद है, आपको याद होगा कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n की लिमिट का आंसर 0 होता है। तो यहाँ पे हम 1 ओवर n बनाना चाहते हैं। 1 ओवर n बनाने के लिए क्या करें, न्यूमरेटर में से n कॉमन ले लें, तो ऊपर n इंटू 1 प्लस 1 ओवर n आ जाएगा, नीचे n आ जाएगा, ये n से कट जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n आ गया। 1 ओवर n की लिमिट 0 है तो 1 प्लस 0 यानी लिमिट का आंसर हमारे पास 1 आ गया। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सीक्वेंस की सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं। सीक्वेंस में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 ओवर xn हल किया, 1 आ गया। सीक्वेंस कैसी है, सीक्वेंस हमारे पास जो है वो डाइवर्जेंट है, यानी आंसर 1 आ जाए इस एक्सप्रेशन का तो हमारे पास मौजूद है ऐसी सीक्वेंस की एग्जांपल जो डाइवर्जेंट है। और लास्ट में ऐसी सीक्वेंस की एग्जांपल लेने लगे हैं जो कन्वर्जेंट है। सीक्वेंस है हमारे पास xn इज इक्वल टू 1 ओवर n, हमें पहले से मालूम है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इसको हम प्रूव कर चुके हुए हैं कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है बाय डेफिनेशन। इसके लिए हर टर्म भी ग्रेटर देन 0 है, और इसमें जब लिमिट हल करते हैं xn प्लस 1 ओवर xn तो क्या आंसर आता है वो भी चेक कर लेते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 ओवर xn प्लस 1 यहाँ से बनाएं, 1 ओवर n प्लस 1 बनेगी, xn 1 ओवर n बनेगी। इसकी लिमिट सॉल्व करना चाहते हैं, n ऊपर आ जाएगा और n प्लस 1 नीचे आ जाएगा,
इसकी लिमिट सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में से n कॉमन ले लेंगे, n से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट सॉल्व कर लेंगे तो 1/1 + 0 यानी लिमिट का आंसर मेरे पास 1 आ गया। इसमें भी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn + 1/xn का आंसर 1 आ गया है। इसकी सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं और ये सीक्वेंस हमें पहले से मालूम है कन्वर्जेंट है, यानी हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिसमें एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें लिमिट का आंसर 1 है, सीक्वेंस की सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं और वो कन्वर्जेंट है, और एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें हर टर्म पॉजिटिव है और इस लिमिट का आंसर 1 है और सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn + 1/xn का आंसर 1 आ जाए तो हम कोई कंक्लूजन भी ड्रा नहीं करेंगे। आइंदा से आपने इस रेशो टेस्ट को याद रखना है। जब भी आप किसी सीक्वेंस की लिमिट हल कर रहे हो और आपसे हल ना हो पा रही हो तो आप इस टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी फ़ायदा हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप नाकाम हो जाएं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn + 1/xn का आंसर 1 आ जाए। हमने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था, आज भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और लास्ट में एक एग्जांपल है, हमने कन्वर्जेंस डिस्कस करनी है। एक सीक्वेंस की सीक्वेंस है b⁴n/n², जहाँ पे b हमें गिवन है कि 1 से बड़ा नंबर है। मैं इसकी लिमिट डायरेक्ट हल करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसकी लिमिट डायरेक्ट हल करने की कोशिश करूँ b⁴n/n की, और मैं इसके दो हिस्से लिख लूँ, मैं इसको लिख लूँ 1/n और b⁴n, और मैं कहूँ कि जी मैं दोनों की लिमिट अलग अलग कर लेता हूँ, तो 1/n की लिमिट का आंसर हमें पता है 0 है, और b⁴n जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो और b 1 से बड़ा हो तो हमें पता है कि वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। यानी मैं इस वक्त दोनों की लिमिट अलग अलग लेकर और दोनों की लिमिट्स के आंसर को मल्टीप्लाई करके आंसर हासिल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक की लिमिट तो मौजूद है, दूसरे की लिमिट मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत में हम पहले भी कह चुके हैं कि समटाइम्स लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है और समटाइम्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी करती है। देखते हैं इस केस में क्या है, और हम इस्तेमाल करने लगे हैं रेशो टेस्ट को। रेशो टेस्ट क्या होता है आपको याद है, अभी आपने किया है कि इसमें अगर सीक्वेंस की हर टर्म पॉजिटिव हो, आप लिमिट हल करें xn + 1/xn की, आंसर l 1 से छोटा आ जाए तो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है 0 को, आंसर 1 से बड़ा आ जाए, मैंने कहा यहाँ पर आप लिख लें कि इन्फिनिटी आ जाए तब भी डाइवर्जेंट होगी, और अगर 1 आ जाए तो कोई कंक्लूजन नहीं होगा। इसको xn कह लेते हैं। हमने xn कह लिया, b⁴n/n² को xn + 1 बनाते हैं, n की जगह n + 1 लिख लिया, bn + 1 नीचे n + 1 का स्क्वायर, bn + 1 को b × bn लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहा, xn + 1 को xn से डिवाइड करते हैं और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व करते हैं। xn + 1/xn, ऊपर xn + 1 और नीचे xn, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। bn/n² को मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो n²/bn बन जाएगा, और bn/n + 1 का स्क्वायर एज इट इज, b⁴n कैंसिल हो गया। इसकी लिमिट हल करने के लिए क्या किया जाए, हम कोशिश करेंगे 1/n बनाने की, और उसके लिए डिनोमिनेटर में से n कॉमन ले लें। डिनोमिनेटर में से आप n कॉमन लेंगे तो स्क्वायर की वजह से बेसिकली n² बाहर आएगा, और ब्रैकेट के अंदर n कॉमन लेने की वजह से 1 + 1/n बन जाएगा। ये n² कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी b/1 + n², और 1/n की लिमिट हमें मालूम है 0 है, उसकी जगह यहाँ 0 लिखेंगे तो b/1 + 0, यानी हमारे पास आंसर b आ गया। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn + 1/xn का आंसर b आ गया। ये 1 से बड़ा आया है कि छोटा आया है, उसने खुद कहा हुआ था b 1 से बड़ा नंबर है, यानी ये आंसर हमारे पास 1 से बड़ा आया है। और रेशो टेस्ट क्या कहता है, रेशो टेस्ट ये कहता है कि इस सूरत में आप कह ये सकते हैं कि जो सीक्वेंस है वो क्या है, वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो हमने प्रूव कर लिया कि bn/n² एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। डायरेक्ट इसकी लिमिट हल कर रहे थे तो नहीं हल हो रही थी, हमने इसको दो सीक्वेंसेस का प्रोडक्ट बनाया था
जिसमें से एक की लिमिट हमें मालूम थी 0, दूसरे की लिमिट नहीं मौजूद थी, तो प्रोडक्ट की लिमिट के बारे में ऐसी सूरत में हम कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते थे। लेकिन हमने रेशो टेस्ट की मदद से कंक्लूजन ड्रा कर लिया है कि जो सीक्वेंस है हमारे पास वो डाइवर्जेंट है। प्रीवियस लेक्चर में और आज के लेक्चर में हमने सीखा है रेशो टेस्ट और हमने उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की है। मज़ीद चीज़ें सीखते रहेंगे आने वाले दिनों में। आज के लिए इतना ही।